नमस्कार प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 के सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ का अध्ययन हम 2 भागों में कर रहे हैं। भाग 1 का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम पाठ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, भाग 2 की कक्षा शुरू करने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं कि इस पाठ के भाग 1 में हमने क्या क्या जाना था। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने जाना था कि मराठा शक्ति का उदय दक्षिण भारत में या भारत में कैसे हुआ। साथ ही हमने शिवाजी के जीवन परिचय पर चर्चा की थी कि शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी माता जीजाबाई के ऊपर थी। आप ये तो जानते ही हैं, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। तो शिवाजी की शिक्षा, दीक्षा की जिम्मेदारी उनकी माता जीजाबाई के ऊपर थी। हमने स्वराज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा कि 18 वर्ष की उम्र से ही शिवाजी ने अपनी स्वतंत्र सेना संगठित करना शुरू कर दिया था और फिर स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया। किसके साथ संघर्ष किया था बच्चों? मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ और दक्षिण में अहमदनगर और बीजापुर के सुल्तानों के साथ शिवाजी ने संघर्ष करके अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। पिछले भाग में हमने मराठों की प्रसिद्ध युद्ध प्रणाली गौरिल्ला युद्ध प्रणाली के बारे में भी जाना था। गौरिल्ला युद्ध प्रणाली में सेना की छोटी सी टुकड़ी होती थी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी और ये सेना की टुकड़ी शत्रुओं से आमने सामने युद्ध ना करके पहाड़ियों और जंगलों में छुप जाती थी और जब शत्रु वहाँ से निकलते थे तो अचानक उनके ऊपर धावा बोल देती थी। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी ने अपने शासन प्रबंध को अच्छी तरह चलाने के लिए अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद का निर्माण किया था, जिसमें पेशवा का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता था। हमने मराठा संगठन के बारे में भी जाना था कि मुगल विजित प्रदेशों को पेशवा बाजीराव ने मराठा सरदारों में बांट दिया था और मराठा सरदारों का ही जो संगठन था, जो समूह था, उसी को मराठा संगठन कहा जाता था। तो ये बात तो हुई बच्चों कि हमने भाग 1 की कक्षा में क्या जाना। अब हम देखते हैं कि आज भाग 2 की कक्षा में हम क्या क्या जानेंगे। तो बच्चों, आज हम पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि यह युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ। उसके बाद हम पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, इनके बारे में भी जानेंगे और 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो पुनर्जागरण हो रहा था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हुआ था। और ये क्यों हुआ था बच्चों कि अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान का शासक था, उसका पंजाब पर अधिकार था। इस पंजाब को मराठों ने जीत लिया। अहमद शाह अब्दाली ने फिर रुहेले सरदार जो अफगान थे, उनसे सहायता मांगी और फिर से पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी जिस पंजाब को मराठों ने जीत लिया था, उस पंजाब पर दोबारा से अहमद शाह अब्दाली ने रुहेले अफगानों की सहायता से अधिकार कर लिया। और जब पंजाब पर अधिकार करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और वहीं पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली और मराठों का युद्ध हुआ, जिसे पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह बच्चों, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों
और अहमद शाह अब्दाली के बीच में सन 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा। तो अब हम जानेंगे कि मराठों के हार के कारण क्या थे। तो बच्चों, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि स्थानीय शासकों का मराठों को कोई सहयोग नहीं मिला। यानी आसपास के जो भारतीय शासक थे उन्होंने इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों की किसी प्रकार की सहायता नहीं की, इसलिए मराठे हार गए। साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली के पास ऊँटों की पीठ पर रखी हुई तोपें थीं। ये तोपें घूमने वाली थीं और ये युद्ध भूमि में दूर तक गोले फेंकने में सक्षम थी। तो इस तरह से अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊँटों पर रखी हुई घूमने वाली तोपें थीं, जिन्होंने मराठों को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक और कारण ये भी था कि मराठे जो थे वो अपनी छापामार गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे और इसमें वो पूरी तरह पारंगत थे। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध जो था ये खुले मैदान में खुले रूप से आमने सामने हुआ था और इस तरह मैदान में आमने सामने खुला युद्ध करने के अभ्यस्त मराठे नहीं थे, इसलिए उन्हें इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से इस युद्ध में मराठों के उच्च कोटि के जो सैनिक थे वो भी मारे गए। इस तरह से बच्चों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह मराठों के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही नुकसानदेह और बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद मराठों का पतन लगभग शुरू हो गया और मराठों के पतन से अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य विस्तार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। अब है बच्चों कि 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी। बच्चों, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में देशी और विदेशी शक्तियों के छोटे बड़े राज्य भारत में स्थापित होने लगे थे। यानी भारत में देशी भी छोटे छोटे राज्य थे और कुछ विदेशी शक्तियों के भी छोटे छोटे राज्य स्थापित हो रहे थे। बंगाल, अवध और दक्षिण आदि के प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। इसके अलावा भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे थे, जैसे कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण किया और मुगलों को उसमें बहुत कमज़ोर कर दिया। यानी नादिर शाह के आक्रमण ने मुगलों की जड़ों को हिला दिया, मुगलों को एकदम कमज़ोर कर दिया। उसके बाद 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठों का अस्तित्व लगभग समाप्त ही हो गया था। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी में भारत में फिर कोई ऐसी मजबूत शक्ति नहीं थी जो सारे भारत को, जो इस विशाल भारत को एकजुट रख सकती। इसके अलावा बच्चों, जब मुगलों का पतन हुआ, मराठों की भी हार हो गई और देश में छोटे छोटे राज्य की स्थापना हुई थी और ये जो छोटे छोटे देशी और विदेशी राज्य थे ये आपस में लड़ते रहते थे। तो इससे यूरोपीय कंपनियों को लाभ हुआ, क्योंकि मुगलों के पतन, मराठों की हार और छोटे छोटे राज्यों की आपसी लड़ाइयों ने यूरोपीय कंपनियों को बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छा अवसर दिया और यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही भारत में सर्वश्रेष्ठ भी बना दिया। इस स्थिति में विदेशी कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। यानी जो विदेशी कंपनियां व्यापारी कंपनियां थीं, सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थीं, उन्होंने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्नों पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि किस मुगल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी। हमने अभी जाना कि विदेशी कंपनियों ने जब देखा कि मुगलों का पतन हो गया, मराठों की हार हो गई, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि किस मुगल बादशाह ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी। बच्चों,
आपको ज़रूर याद आ गया होगा, हमने जहांगीर वाले पाठ में पढ़ा था कि मुगल शासक जहांगीर ने सबसे पहले विदेशी कंपनियों को भारत में आकर व्यापार करने की इजाज़त दी थी। अगला प्रश्न है कि इस समय तक यानी 18वीं शताब्दी तक कौन कौन सी विदेशी कंपनियां भारत में आ चुकी थीं। तो बच्चों, आप ये जानते हो कि इस समय तक भारत में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेजी कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ चुकी थीं। तो बच्चों, ये तो हमने जाना 18वीं शताब्दी के भारत की स्थिति के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसी समय यूरोप की स्थिति क्या थी, क्योंकि ये सारी कंपनियां यूरोप से आ रही थी। तो हम जानते हैं कि यूरोप की स्थिति क्या थी। तो बच्चों, इस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यानी तकनीकी का विकास हो रहा था। लेकिन भारत, हमारा देश भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उस समय तक उन्नतिशील नहीं था। यानी यूरोप में तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी की उन्नति, विकास हो रहा था, लेकिन भारत में इस तरह का कोई उन्नति और विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुगल शासकों ने घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से वस्तुएं मंगाना उचित समझा। यानी मुगल जो शासक थे वो अपनी आवश्यकता और आराम की, विलास की जो चीज़ें थी उन्हें भारत में बनवाने की बजाय उन्हें विदेश से ही मंगा लिया करते थे। इसलिए भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का अधिक विकास नहीं हो रहा था। यूरोप में मुद्रणालय, यूरोप में किताबें मुद्रणालय में यानी प्रेस में छपती थीं, और उस समय भारत में किताबें हाथों से लिखी जाती थीं। और इस बात का उदाहरण हमें मिलता है बाबरनामा और अकबरनामा जैसी हस्तलिखित पुस्तकों से। ये दोनों ही पुस्तक हाथ से लिखी गई हैं। इससे हमें पता चलता है कि जब यूरोप में पुस्तकें प्रेस में, मुद्रणालय में छपती थी, भारत में हाथों से लिखी जा रही थी, क्योंकि भारत में उस समय विज्ञान और तकनीकी का उतना विकास नहीं था। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हो, यह चित्र यूरोप में मुद्रणालय में छपती हुई किताबों को प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह से मुद्रणालय में किताबों की छपाई होती थी। यूरोप में औद्योगिकी का विकास। बच्चों, यूरोप में प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था। लड़ाई के लिए नए नए हथियार, बंदूकें, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था। लेकिन भारत में इस समय युद्ध के लिए पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों और भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल होता था। तो ये आप समझ सकते हो कि पैदल सेना, हाथी और भाले, तलवार, भारी भरकम तोपों को युद्ध भूमि में ले जाना थोड़ा कठिन होता है, जबकि हल्की तोपों का युद्ध भूमि में ले जाना और उनका प्रयोग करना आसान होता है। तो यूरोप में युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए नई तकनीकी के हथियार बन रहे थे और भारत में ऐसा नहीं था। बच्चों, 18वीं शताब्दी में भारत में वस्तु निर्माण और व्यापार का विस्तार तो हो रहा था, लेकिन यूरोप की तुलना में भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अन्य मामलों में पीछे ही था। यहाँ पर भारत में माल का निर्माण अधिकांशतः छोटे पैमाने पर किया जाता था, यानी कम माल का उत्पादन होता था। कारीगर मशीनों का उपयोग न करके सरल औजारों का उपयोग करते थे, क्योंकि विज्ञान तकनीकी का उतना विकास नहीं था। इसलिए जो कारीगर थे वो अपने पुराने और सरल औजारों का ही प्रयोग करके माल का उत्पादन करते थे, मशीनों का प्रयोग वो नहीं करते थे। इसी कारण जो भारत के कुशल कारीगर थे उनकी उत्पादन क्षमता कम रही, क्योंकि हाथ से माल तैयार करने में समय और मेहनत अधिक लगती है, जबकि उसकी तुलना में मशीनों से माल कम समय में अधिक तैयार हो जाता है। तो इस तरह कुशल कारीगर जो थे वो भी बहुत अधिक माल का उत्पादन नहीं कर पाते थे। तो इस तरह पश्चिम की तरह, यानी जिस तरह पश्चिम के जो कारीगर थे वो अधिक माल का उत्पादन करके जो तरक्की कर रहे थे, उस तरह की तरक्की भारत के जो कारीगर थे वो नहीं कर सके। यानी पश्चिम की तरह भारत के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके। अब है बच्चों यूरोपीय नाविकों द्वारा नए नए देशों की खोज। बच्चों, दुनिया में जो यूरोपीय नाविक थे
वो नए नए देशों की खोज कर रहे थे। इसीलिए वो खोज करते करते ही भारत में विदेशी यात्री और विदेशी व्यापारी आ रहे थे। 16वीं शताब्दी तक ही यूरोप में इस तरह के यंत्र बन चुके थे जिनके आधार पर यूरोपीय नाविक देश विदेश की यात्रा करने में सफल रहे। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हो, ये ऐसे यंत्र हैं जिनके आधार पर यूरोपीय जो यात्री थे उन्होंने इनकी सहायता से दुनिया के नए नए देशों की खोज की। जैसे इसमें हम मानचित्र देख रहे हैं, कुतुबनुमा यानी दिक्सूचक देख रहे हैं। मानचित्र रास्ते खोजने में सहायता करता है। दिक्सूचक जो होता है, जो कुतुबनुमा होता है, वो दिशाओं का ज्ञान कराने में सहायक होता है, जिससे कि दूसरे देशों की यात्रा करना यूरोपीय नाविकों के लिए आसान हो गया था। अब है बच्चों यूरोपीय देशों की नौसेना, यानी यूरोपीय देशों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, जल सेना थी, और उनके पास सुसंगठित व्यापारिक बेड़े भी थे, यानी व्यापारिक जहाज़ों के समूह भी थे। यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए क्योंकि यूरोपीय देशों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, सुसंगठित व्यापारिक बेड़े भी थे। तो इसलिए यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए और इन व्यापारिक संबंधों का उन्होंने भरपूर लाभ भी उठाया, यानी उन्हें इन व्यापारिक संबंधों से बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो बच्चों, इस तरह शक्तिशाली जो मुगल शासक थे, उन्होंने भारतीय नौसेना को सुदृढ़ करने की बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर ही निर्भर रहना आसान समझा। यानी जो मुगल शासक थे उन्होंने भारत की नौसेना को शक्तिशाली नहीं बनाया, बल्कि वो अपने कार्यों के लिए यूरोपीय जहाज़ों पर ही निर्भर रहे। अब है विदेशी व्यापार। बच्चों, यद्यपि मुगलों ने विदेशी व्यापार के महत्व को तो समझ लिया था, इसीलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को मुगलों ने संरक्षण भी दिया और उनको प्रोत्साहन भी प्रदान किया। लेकिन राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के आर्थिक विकास में मुगल जो थे वो नौसेना के महत्व को नहीं समझ सके थे। इसीलिए भारतीय व्यापारियों और निर्माताओं के पास शक्तिशाली नौसेना का अभाव था। उनके पास शक्तिशाली नौसेना नहीं थी। साथ ही साथ उनके पास संगठित व्यापारिक बेड़े भी नहीं थे, यानी संगठित व्यापारिक बेड़ों का भी भारतीय निर्माताओं और व्यापारियों के पास अभाव था। इसलिए ये भारतीय व्यापारी और भारतीय निर्माता विदेशों से होने वाला जो व्यापार था उसके मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। तो बच्चों, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में तत्कालीन भारत, मुगलों ने भविष्य को निर्धारित करने वाले विज्ञान व तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक रुचि नहीं ली। इसलिए भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया और इससे बहुत ही दूरगामी परिणाम हुए, और इन परिणामों के कारण ही भारत आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों की जंजीरों में जकड़ा रहा। तो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। अभी हमने 18वीं शताब्दी के भारत और यूरोप के बारे में पढ़ा। अब इस तालिका की सहायता से हम 18वीं शताब्दी के भारत और यूरोप का एक संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत 18वीं शताब्दी में अविकसित था, लेकिन यूरोप उन्नतिशील था क्योंकि वहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरक्की हो रही थी। किताबों की छपाई 18वीं शताब्दी में भारत में हाथों से होती थी और यूरोप में मुद्रणालय में होती थी। माल का उत्पादन भारत में सरल औजारों से किया जाता था, इसके विपरीत यूरोप में मशीनों से किया जाता था। इसीलिए यूरोप में माल का उत्पादन अधिक होता था। हथियार भारत में पैदल सेना, हाथी, भारी तोपें थे, लड़ाई के जो हथियार थे, जबकि यूरोप में बंदूकें और हल्की तोपों का निर्माण होने लगा था। नौसेना, भारत की नौसेना अविकसित थी, जबकि यूरोप की नौसेना शक्तिशाली थी। विदेशी व्यापार भारत में अविकसित था और यूरोप में सुसंगठित व्यापारिक बेड़े होने के कारण और शक्तिशाली नौसेना होने के कारण
विदेशी व्यापार यूरोप का बहुत अच्छा था। अब है बच्चों, एक दृष्टि डालते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या जाना। आज हमने पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जाना कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी क्योंकि मराठों को स्थानीय शासकों का सहयोग नहीं मिला। अहमद शाह अब्दाली के पास ऊँटों के ऊपर रखी हुई घूमने वाली तोप थी और यह युद्ध आमने सामने खुले मैदान में हुआ था, जिसके कि मराठे बहुत अधिक अभ्यस्त नहीं थे। इसलिए इस युद्ध में मराठों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमने ये भी जाना कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुग़लों पर आक्रमण किया था और मुग़लों की जड़ों को हिला दिया था। 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति जानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत उतना विकसित और उन्नतिशील नहीं था जितना कि यूरोप में था, जबकि यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हो चुका था। विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी के विकास हो रहे थे, मशीनों का प्रयोग हो रहा था, शक्तिशाली नौसेना भी थी, व्यापारिक बेड़े भी थे। इसलिए उन्होंने विदेशों से होने वाले व्यापार का भरपूर लाभ उठाया। बच्चों, अब पाठ को दोहराने के लिए आपके सामने ये कुछ गतिविधि हैं। सबसे पहले आपके सामने ये कुछ कथन लिखे हुए हैं। आपको सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला कथन है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। बच्चों, हमने अभी जाना था कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों का लगभग पतन होना शुरू ही हो गया था। तो इस तरह से ये कथन सत्य है, सही है। 1761 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़लों की जड़ें हिला दी थी। यह कथन बताइए बच्चों, गलत है या सही है? नादिर शाह ने मुग़लों की जड़ें तो हिलाई थी, लेकिन नादिर शाह ने आक्रमण 1761 ईस्वी में नहीं किया था, बल्कि उसने आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। इसलिए यह कथन गलत है। यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे थे। सोचिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? ये कथन बिल्कुल सत्य है। यूरोपीय नागरिक जो हैं, जो यूरोपीय नाविक जो थे, उन्हें ऐसे यंत्र इस समय तक मिल गए थे जिनकी सहायता से वो नए नए देशों की खोज कर रहे थे। इसलिए यह कथन भी सत्य है, सही है। भारत में किताबें मुद्रणालय में छपती थी। सोचिए बच्चों, क्या 18वीं शताब्दी में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना उन्नतिशील हो चुका था कि वहाँ किताबें मुद्रणालय में छपती थी? ये कथन गलत है, क्योंकि मुद्रणालय में किताबें 18वीं शताब्दी में यूरोप में छपती थी। इसलिए यह कथन भी गलत है। अब बच्चों, एक तरफ इस गतिविधि में एक तरफ घटनाएं हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्ष लिखे हुए हैं। आपको घटना को उसके सही वर्ष से मिलाकर जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले है नादिर शाह का आक्रमण। सोचिए बच्चों, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1761 में, 1739 में, 1680 में या 1627 में? आपने बिल्कुल सही सोचा। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, वीर शिवाजी का जन्म कब हुआ था? आप ये पढ़ चुके हैं। वीर शिवाजी का जन्म यानी छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसके बारे में अभी हमने विस्तार से जाना कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। शिवाजी की मृत्यु, तो बच्चों छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, अब आपके सामने ये एक तालिका है जिसमें पानीपत के युद्धों का विवरण है। बच्चों, भारत के इतिहास में पानीपत के युद्ध बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज हमने इस पाठ में पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जाना। तो बच्चों, अब अंत में हम पानीपत के पहले और दूसरे युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस तालिका में हम जानेंगे कि पानीपत के तीनों युद्ध किस किस वर्ष में हुए, किस किस के बीच हुए और उनका परिणाम क्या हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध, आप पिछले पाठों में इसे पढ़ चुके हो कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था
और इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की जीत हुई थी। और बच्चों, आप ये भी जानते होंगे कि इस युद्ध के बाद ही भारत में मुग़ल जो शासन था वो मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध। तो बच्चों, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था और इसमें अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध, यह युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो बच्चों, अब आपको याद रहेंगे पानीपत के तीनों युद्ध कि पहला युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी बाबर के बीच हुआ, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ, तीसरा युद्ध जो कि हमने इस पाठ में विस्तार से पढ़ा है 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। बच्चों, अब ये आपके सामने अभ्यास कार्य है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे और इस दिए हुए अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई थी और इसके परिणाम क्या हुए थे? बच्चों, अभी हमने जाना था कि पंजाब पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण था, जिस पर मराठों ने अधिकार कर लिया था और फिर अहमद शाह अब्दाली ने रुहेले अफगानों की सहायता से पुनः पंजाब पर अधिकार कर लिया और पंजाब पर अधिकार करने के बाद उसने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया, जहां रास्ते में हरियाणा के पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था और इसका परिणाम हुआ था कि इस युद्ध में मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों, हमने अभी विस्तार से 18वीं शताब्दी के भारत की चर्चा की थी और जाना था कि 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको ठीक से पाठ को पढ़ेंगे और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। आशा है ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक अगले और नए पाठ के साथ आपसे अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।